फिर से स्वागत है इस दमदार सीरीज में, जिसमें हम वंशागति के आणविक आधार के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं और इस सीरीज से आगे आने की भी बहुत संभावना है, क्योंकि जो MCQ मैंने आपको करवाए हैं यह 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही उस घंटे को बजाना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक अवश्य कीजिए। तो मैं आपका अपना सुमित, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला सवाल ये रहा, DNA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सी राइबोज अम्ल, ऑप्शन नंबर सी डाई नाइट्रोजन अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी डाई न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप बताइए डीऑक्सी राइबो शर्करा DNA में पाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सी राइबोज शर्करा DNA में पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें RNA की, तो RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगर हम बात करें RNA में, तो RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है। और ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। जो ग्लूकोज होता है वह मुख्य रूप से शहद फलों में पाया जाता है, इसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। लेकिन जो आपकी फ्रक्टोज यहाँ पर लिखी है, फ्रक्टोज को हम फल शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल या गुआनिन। तो RNA में जो थायमिन की जगह पर आ जाता है वह यूरेसिल है। यूरेसिल को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, जबकि साइटोसिन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और एडेनिन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और गुआनिन को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। यह चारों नाइट्रोजनी क्षार हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें RNA की, तो RNA में जो एडेनिन होता है वह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यूरेसिल से जुड़ा होता है, और जो गुआनिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें DNA की, तो DNA में एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थायमिन से जुड़ा होता है, और जो गुआनिन होता है वह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। अगर हम बात करें अब अपने अगले क्वेश्चन की, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि DNA की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा क्रिक व वाटसन। क्रिक व वाटसन ऐसे 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने DNA के द्विकुंडली मॉडल को बताया। इन्होंने यह बताया कि DNA ऐसी द्विकुंडली नुमा संरचना होती है जो एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। अगर यहाँ पर 5 डैश है तो इस वाले छोर पर 3 डैश होगा, और यहाँ अगर 3 डैश है तो यहाँ 5 डैश होगा। इन्होंने यह बताया। अगर हम बात करें चारगाफ की, तो चारगाफ ने एक नियम दिया था कि किसी भी DNA खंड में जितनी मात्रा एडेनिन की होगी वह थायमिन के बराबर होगी, और जितनी मात्रा साइटोसिन की होगी वह गुआनिन के बराबर होगी। इरविन चारगाफ ने हमें यह बताया था। अगर हम बात करें मिशेल्सन की, तो मिशेल्सन ने हमें DNA की प्रतिकृति के अर्धसंरक्षी सिद्धांत बताया कि यदि कोई DNA है और वह नया रज्जु बनाता है, तो उसमें जो DNA का एक रज्जु होता है वह पुराना वाला ही होता है। अगर हम बात करें हर्षे तथा चेज की, तो हर्षे तथा चेज ने हमें यह बताया था कि जो DNA होता है वह अनुवांशिक पदार्थ होता है। हर्षे तथा चेज के सिद्धांत से हमें यह पता चला कि जो DNA होता है वही अनुवांशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। DNA की 2 श्रृंखलाएं कैसी होती हैं? जैसे अभी आपको बताया कि क्रिक तथा वाटसन ने बताया था कि DNA की 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। तो समांतर, विपरीत दिशा, या एकल या खंडित। तो इसका सही आंसर होगा विपरीत दिशा, क्योंकि वह एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। प्रति का मतलब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यहाँ पे अगर 5 डैश रहा होगा तो इस केस वाले छोर पर 3 डैश रहा होगा, और यहाँ पर 5 डैश रहा होगा तो यहाँ पर 3 डैश रहा होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, एडेनिन व थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं? तो जैसा कि अभी आपको बताया कि एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। DNA प्रतिकृति का प्रकार क्या है? संरक्षी, अर्धसंरक्षी, अवघटनी या पूर्ण संरक्षी। तो यह हमें मिशेल्सन ने बताया था DNA अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है, तो इसका सही आंसर होगा अर्धसंरक्षी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
डीएनए प्रतिकृति सिद्ध करने वाला प्रयोग किसने किया? क्रिक तथा वाटसन, ग्रिफिथ, मिशेल्सन एवं स्टानले या वीडल टैटम? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशेल्सन तथा स्टैनले। मिशेल्सन के साथ उनके साथ ही स्टैनले थे जिन्होंने हमें यह बताया कि जो डीएनए होता है वह अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का होता है। अगर हम बात करें क्रिक तथा वाटसन की, तो क्रिक तथा वाटसन ने डीएनए की दोहरी कुंडली मॉडल का प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने डीएनए का ऐसा वाला वो चित्र था, यह बताया कि डीएनए दोहरी कुंडली वाला एक पदार्थ होता है। अगर हम बात करें ग्रिफिथ की, तो ग्रिफिथ ने चूहों पर प्रयोग किया और स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक जीवाणु का उपयोग किया। इनके इस सिद्धांत को हम रूपांतरण प्रयोग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, आरएनए से डीएनए बनना, डीएनए से फिर प्रोटीन बनना, या ऑप्शन नंबर बी, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, या ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन बनना फिर प्रोटीन से डीएनए बनना, और ऑप्शन नंबर उसके बाद डीएनए से आरएनए में बदलना, या पहले डीएनए बनना फिर उसके बाद प्रोटीन बनना उसके बाद आरएनए बनना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा सेंट्रल डोग्मा है, पहले डीएनए, डीएनए से उसके बाद आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। अगर डीएनए से डीएनए बनता है, यदि डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। यदि डीएनए से आरएनए बनता है, यदि डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कुल अनुवांशिक कोडोन कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 64। इसका सही आंसर कितना होगा? 64। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो स्टॉप कोडोन है वह है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डीएनए में अचानक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? अनुवादन नहीं, अनुवादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर हम बात करें प्रतिकृति की, तो प्रतिकृति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए खंड अपने ही समान दूसरे डीएनए खंड की संरचना करता है, इसे हम प्रतिकृति कहते हैं। उत्परिवर्तन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए खंड में अचानक से कोई बदलाव आ जाता है, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। कहने का मतलब इसमें ऐसा कौन सा उत्परिवर्तन है जो जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है? जैसे माना जाए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमीय विकार है जिसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिकृति बन जाती है, जिसके कारण इसके 21वां गुणसूत्र 3 हो जाते हैं जब डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिया जड़तावी रोग कहते हैं। अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है जिससे कि कुल गुणसूत्र की संख्या 45 रह जाती है मानव में। अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम दात्र कोष का रक्तता भी कहते हैं, तो यह एक जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि बीटा ग्लोबिन की श्रृंखला में छठे स्थान पर बैलिन की जगह पर ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, जिसके कारण कोशिका का जो आकार है वह हाशिए के आकार का हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र आ जाता है जिससे इसका गुणसूत्र समायोजन XXY हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। यह एक जीनी उत्परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए, क्षार प्लस शर्करा, या ऑप्शन नंबर बी, शर्करा प्लस फॉस्फेट, या ऑप्शन नंबर सी, क्षार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट, या ऑप्शन नंबर डी, केवल क्षार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड की पॉली श्रृंखला को हम डीएनए कहते हैं। कहने का मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड की एक पॉली श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो जो क्षार होते हैं इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। और अगर हम बात करें शर्करा की, तो यह डीएनए और आरएनए के हिसाब से बदलता रहती है। अगर आरएनए है तो उसमें राइबोस शर्करा, और डीएनए है तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह इसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक न्यूक्लियोटाइड शर्करा प्लस फॉस्फेट प्लस क्षार से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो डीएनए में पाए जाने वाले क्षार नहीं है। जैसा कि आपको पता है, जो डीएनए में पाए जाने वाले क्षार है वह एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है, जबकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, जबकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, जो कि थाइमिन के स्थान पर आ जाता है, जो कि थाइमिन के स्थान पर आ जाता है। अगर हम बात करें डीएनए में, तो डीएनए में जो एडेनिन होता है वह थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन होता है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में एलेनिन मिलता है, ग्वानिन मिलता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल मिलता है और साइटोसिन मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा, डीएनए में पाए जाने वाले क्षार नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा यूरेसिल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कहने का मतलब जो ग्वानिन है और साइटोसिन है, तो इनके बीच में यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनकी संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है जो ग्वानिन है वह साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए में पाए जाने वाले क्षार नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें दें। क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि यह क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं और बहुत बार करवाया है, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हेलिकेज एंजाइम का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी डीएनए काटना, ऑप्शन नंबर सी डीएनए को खोलना या आरएनए बनाना। तो जो डीएनए को जोड़ने का कार्य होता है यह लाइगेज एंजाइम का होता है। एक लाइगेज नामक एंजाइम पाया जाता है जिसका कार्य डीएनए को जोड़ना होता है। अगर हम बात करें डीएनए को काटने की, जिसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं, तो इसका कार्य प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का होता है। अगर हम बात करें डीएनए को खोलना, तो हेलिकेज का कार्य डीएनए को खोलना होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए को खोलने का कार्य हेलिकेज का होता है। कहने का मतलब यह डीएनए का एक द्विकुंडली मॉडल है। अगर हम इसे ऐसे खोलना चाहें, अलग अलग करना चाहें, तो यहाँ पर हम हेलिकेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं। अगर डीएनए को जोड़ने की बात आए, जैसे यह एक डीएनए का खंड है और यह भी एक डीएनए खंड है, हम इसे आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हम लाइगेज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की, राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो राइबोसोम ऑप्शन नंबर ए डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी आरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी एमआरएनए प्लस टीआरएनए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो राइबोसोम है वह आरआरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर्शे चेस प्रयोग से सिद्ध क्या हुआ। मतलब जो हर्शे और चेस थे उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने क्या सिद्ध किया। तो प्रोटीन एक वंशानुगत पदार्थ है, नहीं। आरएनए एक वंशानुगत पदार्थ है, नहीं। डीएनए एक वंशानुगत पदार्थ है, हाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्शे व चेस ने अपना प्रयोग चूहों पर किया और इन्होंने इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक जीवाणु का उपयोग किया और इन्होंने यह बताया कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है आरएनए, प्रोटीन, डीएनए अनुक्रम या डीएनए गुणसूत्र की संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका जो आधार है वह डीएनए अनुक्रम है, क्योंकि एक डीएनए में लगभग 99.9% ऐसे क्षार अनुक्रम होते हैं जो रिपीट होते हैं। बस 0.1% ही क्षार अनुक्रम ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। कहने का मतलब एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा ओनली 0.1% डीएनए अनुक्रम ही अलग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया। जेम्स वाटसन, नहीं। फ्रांसिस क्रिक, नहीं। एलेक्स जेफरी, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है और फ्रांसिस क्रिक जो यह है, क्रिक तथा वाटसन ने डीएनए की द्विकुंडली का एलेक्स जेफरी। तो इसका सही आंसर होगा एलेक्स जेफरी। जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 24, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लाभ क्या है।
नए ग्रहों की खोज करना, वंशावली अध्ययन या आनुवंशिक रोगों की पहचान या पौधों की उपज बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिक रोगों की पहचान। जीन परियोजना यह बहुत ही लंबी परियोजना है, यह लगभग 13 वर्षों में समाप्त हुई थी, इसलिए इसे महापरियोजना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानव जीनोम परियोजना HGP का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव DNA का क्लोन बनाना या मानव जीनोम के सभी जीनों की पहचान करना या नए जीवों का निर्माण करना या रोगाणुओं का अध्ययन करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जीनोम के सभी जीनों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 26, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब और वह पूर्ण किस वर्ष में हुई? तो इसका सही आंसर है 1990 में वह शुरू हुई और 2003 में वह खत्म हुई। यह एक 13 वर्ष तक चलने वाली महापरियोजना है, इसलिए इसे महापरियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर सहयोग से काम किया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो सेंट्रल डोग्मा के अनुसार आनुवंशिक सूचना का प्रवाह होता है। इसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि यह क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रल डोग्मा किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल डोग्मा। क्वेश्चन नंबर ए, मेंडल नहीं, मेंडल को तो आनुवंशिकी के जनक के रूप में जानते हैं। वाटसन नहीं, वाटसन और क्रिक ने मिलकर DNA का द्विकुंडली मॉडल दिया। हर्शे नहीं, हर्शे और चेज ने मिलकर DNA का रूपांतरित सिद्धांत दिया। कहने का मतलब इन्होंने यह बताया था कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा नामक सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। इसका जो आंसर है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आज का हमारा यह सबसे अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन ऑप्शनलों को कर कर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक ऑप्शन के अलावा 4 ऑप्शन भी देखते हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि कौन से वैज्ञानिक किसकी खोज की, और सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30, DNA लाइगेज का कार्य क्या है? कहने का मतलब जो DNA में जो लाइगेज होता है, जो एंजाइम होता है, मतलब DNA में लाइगेज किस कार्य में उपयोग किया जाता है? क्षारक जोड़ना या ओकाजाकी खंड जोड़ना या DNA खोलना या DNA हटाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइगेज का उपयोग ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो अभी भी आप हमारे साथ हैं तो उसके लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं वह भी पास हो सकें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली किसी सीरीज में ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन के लिए।